Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So, लास्ट क्लास में हम लोग सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। ओके एंड उसके बाद हमने देखा था कि सीरीज सॉल्यूशन मेथड जो है उसको सीरीज सॉल्यूशन पता करने के दो मेथड्स होते हैं, पावर सीरीज मेथड एंड फ्रोबेनियस सीरीज मेथड। हमने पावर सीरीज मेथड पे डिस्कशन जो है वो स्टार्ट किया था। जो कल हमने पावर सीरीज के बारे में पढ़ा था वो जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो अपन कल क्लास का ही नोट्स है ये। तो पावर सीरीज मेथड हम कब यूज करते हैं? पावर सीरीज मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन द सीरीज सॉल्यूशन इफ x इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। x इक्वल टू 0 जब ऑर्डिनरी पॉइंट होता है तब हम पावर सीरीज मेथड यूज करते हैं सीरीज सॉल्यूशन पता करने के लिए। ओके तो ये हमने एग्जांपल लिया था। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमने चेक किया था x इक्वल टू 0 एक ऑर्डिनरी पॉइंट है तो पावर सीरीज मेथड यूज करके हम सीरीज सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप 1 एक सीरीज सॉल्यूशन एज्यूम किया जाता है x इक्वल टू 0 के अबाउट। तो x इक्वल टू 0 के अबाउट दिस इज द सीरीज सॉल्यूशन। इसको समेशन के फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं। नाउ ये y है जो सॉल्यूशन एज्यूम किया गया तो कॉरिस्पॉन्डिंग हमने dy dx और d2y dx टू कैलकुलेट किया था और इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया था। तो y इस फॉर्मेट का एज्यूम किया, dy dx कैलकुलेट किया, d2y dx टू कैलकुलेट किया और फिर इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया। ओके तो इक्वेशन में अगर आप रिप्लेस कर देते हैं, देखिए इक्वेशन में हमने रिप्लेस किया था। रिप्लेस करने के बाद क्या बताया गया था? ये बाहर जो टर्म्स होंगे ना 1x², यहाँ पे x है तो बाहर मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म्स है उनको समेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सिमिलर फॉर्मेट वाले जो टर्म्स हैं, सिमिलर फॉर्मेट मतलब देखिए यहाँ पे भी x टू द पावर k है, x टू द पावर k, x टू द पावर k। सिमिलर फॉर्मेट वाले टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो हमने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म को एक साथ ऐसे लिखा था। एक साथ लिखने का मतलब जो कोएफिशिएंट है उनको जस्ट ऐड करना है। ठीक है तो यहां तक हमने डिस्कस किया था। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। पहले पार्ट में x टू द पावर k माइनस 2 है और सेकेंड पार्ट में x टू द पावर k है एंड दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते हैं? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। थर्ड स्टेप तो इस यहां से स्टार्ट करेंगे। दिस वन थर्ड स्टेप। नेक्स्ट हमें क्या करना है? जो कोएफिशिएंट्स है ना C1, C2, C3 इनके बीच में रिलेशन पता करना है। तो रिलेशन पता करने के लिए क्या किया जाता है? इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k टू 0। x टू द पावर k का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 के साथ कंपेयर करते हैं एंड डिटरमाइन C2, C3, C4 इन टर्म्स ऑफ C0 एंड C1। थर्ड स्टेप में क्या करना है? जो x टू द पावर k का कोएफिशिएंट है उसको 0 के साथ कंपेयर करना है एंड उससे हमें क्या पता चलेगा? उससे हमें C2, C3, C4 एंड अदर कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ C0 और C1 पता चलेगा। कल किसी ने क्वेश्चन किया था और मैंने बताया था जो फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ही होंगे। जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ही होंगे बिकॉज ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। तो अल्टीमेटली जो बाकी कांस्टेंट्स है ना C2, C3, C4 ये सारे ही C0 और C1 के टर्म्स में आ जाएंगे। तो जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो C0 और C1 के टर्म्स में ही आएगा, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है तो x टू द पावर k के कोएफिशिएंट को 0 के साथ कंपेयर करेंगे बस राइट हैंड साइड में 0 है और ये रिलेशन पता करेंगे। लेट्स डू इट। तो हमारे पास क्या आया था स्टेप 2 के बाद? समेशन ओवर k ck इंटू k माइनस 1 x टू द पावर k माइनस 2। ठीक है प्लस समेशन ओवर k ck इंटू k² माइनस 1 x टू द पावर
k इक्वल टू 0। तो स्टेप 2 के बाद ये आया था, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे x टू द पावर k के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है किसके साथ, 0 के साथ। तो सारे जो कोएफिशिएंट्स है वो 0 ही होंगे, बिकॉज आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में x के कुछ पावर्स आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएंगे, x के कुछ पावर्स आएंगे, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में x के कुछ पावर्स हैं और राइट हैंड साइड में 0 है, तो हम कोएफिशिएंट को 0 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k को 0 के साथ कंपेयर कीजिए। अब x टू द पावर k का कोएफिशिएंट क्या आएगा आप नोटिस करो। आपको यहाँ पे लग सकता है जो पहला जो टर्म है इसमें x टू द पावर k तो आएगा ही नहीं, इस फर्स्ट पार्ट में भी x टू द पावर k आएगा। कैसे, यहाँ पे तो k के ऊपर समेशन है ना, k का एक सिंगल वैल्यू थोड़ी ना है, k के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, k के ऊपर समेशन है ना, k का एक वैल्यू तो नहीं है। तो k के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x टू द पावर k भी तो आ सकता है, बिकॉज ये कंफ्यूजन हो सकता है जिसमें x टू द पावर k माइनस 2 है, तो इसमें तो x टू द पावर k आएगा ही नहीं। बट k का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, k के ऊपर समेशन है, तो k के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये x टू द पावर k भी आ सकता है। तो बताइए एक k के किस वैल्यू के लिए x टू द पावर k आएगा, यहाँ पे k के बदले क्या रिप्लेस करने पे x टू द पावर k टर्म बन सकता है, बिल्कुल सही, k के बदले k प्लस 2। ये जो टर्म है समेशन ओवर k, इसमें अगर k इक्वल टू k प्लस 2 होता है फॉर k इक्वल टू k प्लस 2, k के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, वेरी मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो k के बदले अगर k प्लस 2 होता है तब क्या पावर आ जाएगा, तब x टू द पावर k आ जाएगा। देखिए k के बदले अगर हम k प्लस 2 रिप्लेस करें तो x टू द पावर k आ जाएगा, और उसी का कोएफिशिएंट हमें चाहिए। तो बताइए कितना कोएफिशिएंट होगा फर्स्ट पार्ट से, c k प्लस 2 इंटू k के बदले k प्लस 2, तो k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 यह जाएगा। जो कोएफिशिएंट है उसमें भी k के बदले क्या रिप्लेस कर दिया, k प्लस 2, तो यह आ जाएगा। और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में तो x टू द पावर k दिख ही रहा है, इसका कोएफिशिएंट आएगा प्लस सी के इंटू के स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप कंपेयर करते हैं, देखिए क्या आएगा, सी के प्लस 2 इज इक्वल टू, चेक करके देखिए, इट इज माइनस के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 सी के। एक फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल करेगा और रिलेशन आ जाएगा, देखिए सी के प्लस 2 इक्वल टू माइनस के माइनस 1 अपॉन के प्लस 2 सी के। तो इससे आपको सी के प्लस 2 और सी के, इनके बीच में रिलेशन जो है ये पता चल गया। इसमें जस्ट क्या करना है, के डिफरेंट वैल्यूज रिप्लेस करने हैं और आपको कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। जो ऊपर लिखा गया था, जो C2, C3, C4 है, इसको आप C0, C1, C2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जस्ट आप k के बदले 0, 1, 2, 3 रिप्लेस कीजिए, आपको ये रिलेशन मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखा गया है।
C2, C3, C4, C5 इन टर्म्स ऑफ C0 एंड C1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करके देखते हैं, देखिए जस्ट 1 सेकेंड, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो रिलेशन हमारे पास आया था CK+2 इज इक्वल टू माइनस K-1 अपॉन K+2 CK। इस रिलेशन में जस्ट हम K के जो वैल्यूज हैं वो रिप्लेस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो अगर आप K के बदले 0 रिप्लेस करते हैं तो देखिए रिलेशन क्या आएगा। K इक्वल टू 0 के लिए आएगा C2 इज इक्वल टू -1/2 C0। K इक्वल टू 0 के लिए आएगा C2 इज इक्वल टू 1/2 C0। तो इस K के बदले 0 रिप्लेस कर दीजिए, तो C2 और C0 के बीच में रिलेशन मिलेगा। ऐसे ही K के बदले अगर आप 1 रिप्लेस करते हैं तो आपको C3 और C1 के बीच में क्या आएगा, लेट्स चेक इट। क्या आ रहा है, K इक्वल टू 1 के लिए C3 आएगा, देखिए 0 आ रहा है। तो फॉर K इक्वल टू 1 C3 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 2, 3 रिप्लेस कीजिए, आपको आइडिया मिलेगा जो कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं। फॉर K इक्वल टू 2 यह आएगा C4 इक्वल टू K के बदले 2 रिप्लेस कर दीजिए, यह जाएगा -1/4 C2। C2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है ऊपर, तो -1/4 C2 के बदले आप लिख सकते हैं 1/2 C0। तो यह जाएगा -1/8 C0। ठीक है, तो C4 इज इक्वल टू -1/8 C0। C4 भी किस टर्म में आ गया, C0 के टर्म्स में आ गया। और एक वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा, ये C3 C5 जो है वो सारे 0 हैं। जैसे K के बदले 3 रिप्लेस कीजिए, K के बदले अगर आप 3 रिप्लेस करते हैं तो देखिए आएगा C5 इक्वल टू, K के बदले 3 रिप्लेस, C5 इज इक्वल टू -2/5 C3। C3 कितना था, 0, तो C5 भी कितना हो जाएगा, 0। C3 0 है, हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो C5 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे ये जो C3 C5 C7 है इन सब का वैल्यू 0 आएगा। C3 0 है, C5 C3 से रिलेटेड है, तो C3 भी 0 हो जाएगा, C5 भी 0 हो जाएगा। ऐसे C7 C9 जितने भी है वो 0 आ जाएंगे, ऐसा अगर आप कैलकुलेट करते रहे। तो C3 C5 C1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, C1 एज इट इज रहेगा, C1 0 नहीं है, C3 C5 C7 ये 0 है। ठीक है, तो C3 C5 C7 0 होगा। और देखिए C2 इन टर्म्स ऑफ C0, C4 इन टर्म्स ऑफ C0 ये मिल गया है, और C3 C5 0 है। C1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो C1 को एज सच C1 ही लिखेंगे। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो रिलेशन आया, इस रिलेशन को यूज करके आप C2 C3 C4 C5 को C0 या C1 के टर्म्स में लिख सकते हैं। जो भी रिलेशन आएगा वो तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी करेगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये रिलेशन आया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये C3 C5 0 आता रहेगा।
ये तो इक्वेशन पे डिपेंड करता है, जो भी रिलेशन आए, ठीक है, वही फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा। इस केस में ये कोएफिशिएंट 0 है, ठीक है। इसने क्वेश्चन किया है के का वैल्यू -1 नहीं ले सकते। स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में जो अज्यूम किया था उसमें के का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ था, या नेगेटिव भी हो सकता है। जो सॉल्यूशन अज्यूम किया गया था इसमें के तो 0 से स्टार्ट होता है ना, पावर सीरीज है ये। यहाँ पे के स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। पॉजिटिव इंटीजर पावर्स होते हैं ना, तो के स्टार्ट होता है 0 से। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू ऑफ के नहीं लिख सकते, के पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होता है। अब पूजा चौहान प्लीज म्यूट रखिए खुद को। ठीक है, तो के का वैल्यू यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, तो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमने ये रिलेशन जो है वो कैलकुलेट कर लिए। स्टेप 4 में जस्ट क्या करना है, ये जो भी आपने ये रिलेशन कैलकुलेट किए हैं ना, ये y के एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देना है। y का जो एक्सप्रेशन था उस पर रिप्लेस करेंगे, आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। लास्ट स्टेप, स्टेप 4 क्या बोला गया है? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ C2, C3, C4 एंड सो ऑन, जो भी मिला है इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 बेसिकली वो है जो हमने सॉल्यूशन अज्यूम किया था ना, y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग। तो ये जो भी हमने C2, C3, C4 कैलकुलेट किया वो ऑलवेज C0 और C1 के टर्म्स में ही आएगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो C2, C3, C4 है वो फाइनली C0 और C1 के टर्म्स में ही आएगा। तो C2, C3, C4 जो भी कैलकुलेट किया वो इक्वेशन 2 में, मतलब y के एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर दीजिए। उससे क्या होगा? वी विल ऑब्टेन द डिजायर्ड सीरीज सॉल्यूशन। और जो डिजायर्ड सीरीज सॉल्यूशन है जो हमें मिलेगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट C0 एंड C1। तो C2, C3, C4 जो भी कैलकुलेट किया उसको y के एक्सप्रेशन में रिप्लेस कीजिए, आपको फाइनल सीरीज सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वो फाइनल सीरीज सॉल्यूशन C0 और C1 के टर्म्स में होगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, नॉर्मली दो कांस्टेंट C0 और C1 के टर्म्स में ही होगा आंसर। तो फाइनल आंसर दो ही कांस्टेंट रहेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन ने अज्यूम क्या किया था? y इज इक्वल टू समेशन over k from 0 to infinity x to the power k, sorry ये था ck x to the power k, ठीक है। इस समेशन को अगर आप एक्सपैंड करते हैं, देखिए क्या आएगा, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो पिछले स्टेप में जो हमने C1, C2, C3 जिसके बारे में जो भी पता किया वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। देखिए क्या आएगा, C0 को एज इट इज रखेंगे प्लस C1x। C2 क्या था? C2 आया था 1/2 C0, C3 0, ऐसे C5 भी 0 था। C4 कितना था? C4 था -1/8 C0 एंड सो ऑन। तो देखिए फाइनल सीरीज सॉल्यूशन, C0 वाले टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, C0 इंटू 1 प्लस 1/2 x स्क्वायर माइनस 1/2
x to the power 4, sorry 1/8, x to the power 4 and so on. C0 वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा, और C1 तो एक ही टर्म है, बाकी तो C3 C5 0 है, तो C1 into x. This is the final series solution of the given differential equation. This is the final series solution. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट नोटिस कीजिए, पहले भी हमने होमोजीनियस इक्वेशन डिस्कस किया था, बट वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला था. हमने पहले भी होमोजीनियस इक्वेशन डिस्कस किया था, वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का था. वहां पे हमने देखा था जो जनरल सॉल्यूशन है उसको हम ऐसे लिखते हैं, दो टर्म में लिखते हैं. C1 Y1 मैं सेम मैच करने की कोशिश, सेम नोटेशन यूज करता हूं. C0 Y0 प्लस C1 Y2. अगर आपको ध्यान है, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए भी जो जनरल सॉल्यूशन हम लिखते थे, ऐसे दो सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते थे. इसमें ये Y1 और Y2 क्या था? Y1 और Y2 था टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. ये जो Y1 एंड Y2 था, ये दोनों क्या होते थे? टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो जनरल सॉल्यूशन होता था. तो Y1 एंड Y2 आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल सॉल्यूशन है. ठीक है, तो यहां पे भी देखिए सॉल्यूशन इसी फॉर्मेट का आया है. इसमें फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज दिस वन. दिस इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन Y1. मतलब ये जो सीरीज है, एक इनफाइनाइट सीरीज आया है, दिस इज द फर्स्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन Y1. और सेकेंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है X, और जनरल सॉल्यूशन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है. तो अगर आपको दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पूछा जाता है, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन विल बी दिस एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन विल बी X, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल सॉल्यूशन है. ये जो हमने कैलकुलेट किया Y, इट इज द जनरल सॉल्यूशन, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है. ठीक है, और दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अगर पूछा जाता है तो ये आंसर होगा. Y1 is the first independent solution and Y2 is the second independent solution. ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट हमने होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए भी पढ़ा था. Y1 Y2 दो सॉल्यूशन है, उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो जनरल सॉल्यूशन है. Okay, I think clear everyone. तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा. तो इस तरीके से पावर सीरीज मेथड यूज करके सीरीज सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है. और सीरीज सॉल्यूशन कब एप्लीकेबल है, सॉरी पावर सीरीज मेथड कब एप्लीकेबल है? जब x इक्वल टू 0 जो है दैट इज ऑर्डिनरी पॉइंट. x इक्वल टू 0 जब ऑर्डिनरी पॉइंट है, तब हम ये सॉल्यूशन पावर सीरीज मेथड यूज करते हैं. ठीक है, x इक्वल टू 0 जब ऑर्डिनरी पॉइंट है, तब हम पावर सीरीज मेथड यूज करेंगे. किसने हैंड रेस किया, क्या क्वेश्चन है सर? हम यहाँ पर सर x की पावर k को ही का कोफिशिएंट ही क्यों 0 रखते हैं? कहाँ पे 0 रखा है मैंने? हाँ, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में कंडीशंस बनाई है ना पीछे स्टेप 3 में.
स्टेप 3 में क्या कंडीशन था? दिस वन। सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की तो राइट हैंड साइड क्या था? राइट हैंड साइड 0 है, तो देखा जाता है ये इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है जब ईच एंड एवरी कोएफिशिएंट 0 हो, बिकॉज ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज का सम 0 होने का मतलब है ईच एंड एवरी कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज ये इनफाइनाइट सीरीज है। इट इज नॉट ए फाइनाइट, ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है जिनके हम रूट्स कैलकुलेट करेंगे। इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज है जिनका सम 0 है, तो इनफाइनाइट सीरीज का सम तभी 0 बन सकता है जब ईच एंड एवरी कोएफिशिएंट 0 हो। इसलिए हमने x टू द पावर k के कोएफिशिएंट को 0 के साथ कंपेयर किया है। तो इनफाइनाइट सीरीज का सम 0 है, इसका मतलब ईच एंड एवरी कोएफिशिएंट जो है वो 0 होगा, इसलिए हमने ये कंपैरिजन किया है। ओके सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो सेकेंड मेथड है, फ्रोबेनियस सीरीज मेथड। तो हमने पावर सीरीज मेथड कब यूज किया था? पावर सीरीज मेथड हम यूज करते हैं जब x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, जब x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, ठीक है। फ्रोबेनियस सीरीज मेथड कब यूज किया जाता है? फ्रोबेनियस सीरीज मेथड इज यूज्ड to obtain the series solution if x equal to 0 is a regular singular point of the given differential equation. ठीक है। फ्रोबेनियस सीरीज मेथड हम कब यूज करते हैं? जब x इक्वल टू 0 एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तब हम फ्रोबेनियस सीरीज मेथड यूज करते हैं। और जो फ्रोबेनियस सीरीज मेथड है ना, इसको मॉडिफाइड पावर सीरीज मेथड भी बोला जाता है, बिकॉज इसका जो सॉल्यूशन है ये पावर सीरीज मेथड जैसा ही होता है, जस्ट एक एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लीकेशन में आता है। तो जो फ्रोबेनियस सीरीज मेथड है, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड पावर सीरीज मेथड। एक एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इन द सॉल्यूशन। तो फ्रोबेनियस मेथड को मॉडिफाइड पावर सीरीज मेथड भी बोला जाता है। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं फ्रोबेनियस मेथड में, फ्रोबेनियस सीरीज मेथड में? तो एक एग्जांपल से ही स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप देख सकते हैं ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है और कोएफिशिएंट जो है वो वेरिएबल है। इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, इसका कोएफिशिएंट वेरिएबल है। तो इसमें फ्रोबेनियस सीरीज मेथड यूज होगा, तो पहले चेक करना पड़ेगा x इक्वल टू 0 अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तभी हम फ्रोबेनियस मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो a2 कोएफिशिएंट है, इट इज 2x स्क्वायर, a1 it is x and a0 it is minus x square plus 1. तो a2 is 2x square, a1 is x and a0 is minus x square plus 1. ठीक है। तो अगर आप चेक करके देखें, पहले सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं चेक करना है। a2 जो है इसका वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट। ये कल हमने डिस्कस किया था, सिंगुलर पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो a2 का वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 है, तो इट इज ए सिंगुलर पॉइंट। ठीक है। नाउ
सेकेंड, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक कैसे करते हैं? x माइनस a1 बाई a2, इसका वैल्यू कहां पे कैलकुलेट करेंगे? 0 पे, मतलब x इक्वल टू a और a यहाँ पे 0 है। ये अगर आप कैलकुलेट करें, a के बदले 0 रिप्लेस करेंगे, 0 पे ही हम चेक कर रहे हैं, इंटू a1 बाई a2, तो a1 इज x, a2 इज 2x स्क्वायर। एट x इक्वल टू 0। चेक कीजिए, ये फाइनाइट आ रहा है, ये आगे एक्स स्क्वायर कैंसिल करेगा 1/2। ठीक है, और दूसरा क्वांटिटी ये फाइनाइट आ गया। दूसरा क्या चेक करते हैं? दूसरा क्वांटिटी चेक करते हैं x माइनस ए होल स्क्वायर a0 बाई a2। तो ये अगर आप कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है एनीवन? ये भी फाइनाइट ही आएगा। प्लीज चेक इट, कितना आ रहा है? -1/2 है ना? राइट, -1/2। तो ये भी फाइनाइट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, फाइनाइट है। तो दोनों ही क्वांटिटी देखिए फाइनाइट आ रहा है। दोनों क्वांटिटी फाइनाइट आने का मतलब किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो x इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। पहले हमने सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं चेक किया, फिर रेगुलर है कि नहीं वो चेक किया। तो x इक्वल टू 0 यहां पर एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। क्लियर? तो हम फ्रोबेनियस सीरीज मेथड यूज कर सकते हैं टू गेट द सीरीज सॉल्यूशन। आई थिंक क्लियर एवरीवन? कैसे हमने चेक किया x इक्वल जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो फ्रोबेनियस सीरीज मेथड में क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो स्टेप वन और स्टेप 2 जो है ना, वो पावर सीरीज मेथड जैसा ही है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो क्या किया जाएगा? एक सीरीज सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे किस पॉइंट के अबाउट x इक्वल टू 0। तो एक सीरीज सॉल्यूशन एज्यूम किया जाता है इस फॉर्मेट का। एक सीरीज सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं इस फॉर्मेट का, सी के एक्स टू द पावर m प्लस के। सीरीज सॉल्यूशन इस फॉर्मेट का, सी के एक्स टू द पावर m प्लस के। जैसे बोला गया था जो फ्रोबेनियस मेथड है वो क्या है? एक मॉडिफाइड पावर सीरीज मेथड ही है। आप नोटिस करो, इस समेशन को अगर आप एक्सपैंड करें तो ये आ जाएगा, इस समेशन को एक्सपैंड करें तो ये आ जाएगा। तो यहां पर ये जो पार्ट लिखा गया है C0 एंड सो ऑन, ये जो पार्ट लिखा गया है ये तो पावर सीरीज मेथड जैसा ही है। पावर सीरीज मेथड में भी यही सॉल्यूशन लिखा गया था। जैसे मैंने बोला था, पावर सीरीज में एक एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन किया जाएगा, साथ में क्या है? x टू द पावर m। दिस इज द एक्स्ट्रा फैक्टर जो फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन में आता है। और जैसे हमने कल डिस्कस किया था, इस m के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सॉरी, दिस इज द एक्स्ट्रा फैक्टर जो फ्रोबेनियस मेथड में आता है। और इसमें m के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है।
और ये सीरीज सॉल्यूशन किसके अबाउट है? अबाउट x इक्वल टू 0। हम दूसरे पॉइंट के अबाउट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर जैसे कल बताया गया था, जो हम प्रैक्टिकल यूज होता है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो x इक्वल टू 0 के अबाउट ही यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 के अबाउट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फ्रोबेनियस सीरीज मेथड में ये सॉल्यूशन एज्यूम किया जाता है। इसमें ये जो पार्ट है ये तो पावर सीरीज के साथ सेम है, ये पार्ट एक्स्ट्रा आता है, दिस इज एक्स्ट्रा फैक्टर। और m के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या किया जाता है? सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट dy dx and d2y dx2 and substitute them in the equation। y हमने अज्यूम कर लिया है, dy dx और d2y dx2 कैलकुलेट करेंगे और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए, जो y ऊपर लिखा गया है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग अगर आप dy dx तो समेशन ओवर k c k x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो x टू द पावर m प्लस k का डेरिवेटिव होगा m प्लस k इंटू x टू द पावर m प्लस k माइनस 1। एंड d2y dx2 ck m प्लस k, इसका और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो m प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस k माइनस 2। यहां पे ध्यान रखिएगा, इसमें जो m और k है ना, m का कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही होगा। m का कौन सा पर्टिकुलर वैल्यू है हम कुछ देर बाद देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। समेशन k के ऊपर है, मतलब k के डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। समेशन को अगर एक्सपैंड करते हैं तो k के डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। ये m वाला पार्ट है ये फिक्स्ड होगा, जो x टू द पावर m है ना ये फिक्स्ड है। अब m का वैल्यू क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे, जो m का वैल्यू कैसे पता किया जाता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, dy dx और d2y dx2 कैलकुलेट करेंगे। तो हमने dy dx और d2y dx2 लिख लिया, ये y था, सिंपल इसका डेरिवेटिव किया ना। इन सब को हम रिप्लेस किस में करेंगे? ओरिजिनल इक्वेशन में। इक्वेशन 1 मतलब जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में y dy dx एंड d2y dx2 को रिप्लेस करेंगे तीनों। तो ये स्टेप जो है ये पावर सीरीज मेथड जैसा ही है, यहाँ पे जस्ट एक एक्स्ट्रा टर्म है x टू द पावर m। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, लेकिन इसमें ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। सो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें रिप्लेस करेंगे, तो ओरिजिनल इक्वेशन है 2x स्क्वायर d2y dx2 प्लस x dy dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये ओरिजिनल इक्वेशन था, इसमें रिप्लेस करते हैं। तो 2x स्क्वायर d2y dx2 2
तो दिस इज d2y dx2 प्लस x dy dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y जो एज्यूम किया था बस जो y dy dx और d2y dx2 जो भी था पिछले स्लाइड में जो बताया गया उसको ओरिजिनल इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया। फिर क्या करते हैं, पावर सीरीज मेथड जैसा ही है, अभी तक कोई चेंज नहीं है, जैसे पावर सीरीज मेथड में स्टेप्स थे वैसे ही स्टेप्स हैं। सर लास्ट टर्म में x टू द पावर k प्लस m होगा ना? ओ राइट राइट राइट, बिल्कुल। इसके बाद क्या करेंगे, जो बाहर कोएफिशिएंट्स हैं उनको समेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। बाहर देखिए 2x² है ना फर्स्ट पार्ट में, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। समेशन ओवर k टू सी के m प्लस के इंटू m प्लस के माइनस 1 और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x टू दी पावर m प्लस के प्लस सेकंड टर्म में x बाहर था तो x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सी के m प्लस के x टू दी पावर m प्लस के माइनस जो थर्ड टर्म है इसमें क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बार एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं एक बार 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी के एक्स टू दी पावर m प्लस के प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, सी के एक्स टू दी पावर m प्लस के। सेम टेक्निक हमने पावर सीरीज मेथड में भी यूज किया था। जो बाहर कोएफिशिएंट्स हैं, तो बाहर कोएफिशिएंट मतलब ये जो कोएफिशिएंट्स हैं 2x², जो वेरिएबल कोएफिशिएंट है बेसिकली x, और यहाँ पे है माइनस x² प्लस 1, इसको समेशन के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 टर्म आ जाएंगे। आई थिंक स्टेप क्लियर एवरीवन। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो सिमिलर फॉर्मेट वाले टर्म्स हैं, सिमिलर फॉर्मेट वाले उनको एक साथ लिखेंगे। अब देखिए आपको सिमिलर फॉर्मेट कहां पे दिख रहा है, x टू दी पावर m प्लस के, x टू दी पावर m प्लस के, x टू दी पावर m प्लस के, ये तीनों सिमिलर फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म में भी x टू दी पावर m प्लस के है, सेकेंड टर्म में भी है और फोर्थ टर्म में भी है। इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। एक साथ लिखने का मतलब कोएफिशिएंट को जस्ट ऐड कर देंगे और ये पार्ट एज अलग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट को अगर आप एक साथ लिखते हैं तो क्या आता है, समेशन ओवर के इट इज सी के को बाहर ही रखते हैं, सी के इंटू 2 इंटू m प्लस के
इंटू m प्लस k माइनस 1। फर्स्ट टर्म से ये कोएफिशिएंट आएगा, सेकेंड टर्म से आएगा m प्लस k, और थर्ड टर्म से आएगा -1। थर्ड नहीं, फोर्थ टर्म, सॉरी। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म को एक साथ लिख दिया गया, माइनस थर्ड टर्म। इक्वल टू 0। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ टर्म को एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा दिस पार्ट। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ को एक साथ लिखा गया, और थर्ड टर्म जो है उसको अलग से ये लिख दिया गया। मैं आगे लास्ट कर वाला सर, लास्ट वाला टर्म में +2 होगा। लास्ट वाला, ओ राइट राइट राइट। थैंक यू। तो आई थिंक स्टेप क्लियर है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो इसके बाद जो स्टेप 3 है ना, वो पावर सीरीज मेथड से थोड़ा डिफरेंट है। पावर सीरीज मेथड में स्टेप 3 जो है वो अलग था। मतलब पावर सीरीज में टोटल 4 स्टेप बताए गए थे ना, यहाँ पे टोटल 5 स्टेप्स होंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा है, और जो एक्स्ट्रा स्टेप है वही स्टेप 3 है। स्टेप 3 बेसिकली क्या है, फ्रोबेनियस सीरीज मेथड में ये जो x टू द पावर m आया था ना, फ्रोबेनियस सीरीज मेथड में जो x टू द पावर m एक्स्ट्रा फैक्टर आया था, तो क्या बताया गया था, m के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सीरीज सॉल्यूशन। तो m के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो थर्ड स्टेप में हम वही कैलकुलेट करेंगे जो m के किस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ये सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो ये थर्ड स्टेप एक्स्ट्रा है जो फ्रोबेनियस सीरीज मेथड में आता है, ये पावर सीरीज मेथड में नहीं था। और थर्ड स्टेप में नॉर्मली हम m के वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, जो m के किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो स्टेप 3, अब m पता करना है। तो जैसे बताया गया था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इनफाइनाइट सीरीज, और राइट हैंड साइड में क्या है, 0। तो ईच एंड एवरी कोएफिशिएंट जो है उसको हम 0 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पता करना है, m का वैल्यू पता करना है। तो क्या करेंगे, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x टू 0। जो इनफाइनाइट सीरीज है ना, उसमें जो x का लोएस्ट पावर है उसके कोएफिशिएंट को 0 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो लोएस्ट पावर ऑफ x है उसको, उसके कोएफिशिएंट को हम 0 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब लोएस्ट पावर ऑफ x की क्यों बात कर रहे हैं, आपको लगेगा लोएस्ट पावर क्यों कंपेयर कर रहे हैं। लोएस्ट पावर पता करने के लिए हमें k का वैल्यू 0 पुट करना है, बिकॉज k कहां से स्टार्ट होता है, 0 से अप टू इंफिनिटी। तो लोएस्ट पावर कब आएगा, जब k का वैल्यू 0 होगा। k जो है बेसिकली पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, k का वैल्यू 0 टू इंफिनिटी है। हमें यहाँ पे लोएस्ट पावर चाहिए, तो हमने क्या किया, k का वैल्यू 0 पुट कर दिया। k का वैल्यू 0 पुट करने से फायदा यह होगा, जो कोएफिशिएंट है उसमें सिर्फ m डिपेंडेंसी रहेगा, m जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, लोएस्ट पावर ऑफ x को 0 के साथ कंपेयर करेंगे, और लोएस्ट पावर मतलब k के बदले 0 पुट करना है। k के बदले 0 पुट करेंगे तो आपको लोएस्ट पावर ऑफ x मिलेगा। उसके कोएफिशिएंट को जब आप 0 के साथ कंपेयर करेंगे, वहां से आपको m का वैल्यू पता चलेगा, m के किस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जब आप लोएस्ट पावर ऑफ x को 0 के साथ कंपेयर करेंगे, इट विल गिव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज ओरिजिनल इक्वेशन जो था वो एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था। जो ओरिजिनल इक्वेशन था तो एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन था, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, जिसको बोला जाता है इंडिशियल इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको, इंडिशियल इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन will decide the nature of the solution.
तो लोएस्ट पावर ऑफ एक्स को, एक्स का जो कोइफिशिएंट है उसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे, और लोएस्ट पावर का मतलब k के बदले 0 रिप्लेस करना है। उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। उसमें क्या प्रेजेंट होगा, m स्क्वायर m, क्वाड्रेटिक टर्म प्रेजेंट होगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m के 2 वैल्यूज मिलेंगी, और m के उन 2 वैल्यूज के लिए ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो m के 2 वैल्यूज आएंगी, और m के वो 2 पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब वो 2 वैल्यूज इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, उन 2 वैल्यूज के लिए ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए लास्ट स्टेप में जो आया था वो पहले लिख लेते हैं। समेशन ओवर के सी के इंटू 2 इंटू, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं तो चेक क्या आया था, 2 इंटू एम प्लस के इंटू दिस। ओके, जो लास्ट स्टेप है वही लिख रहे हैं, 2 इंटू एम प्लस के इंटू एम प्लस के माइनस 1 प्लस एम प्लस के माइनस 1, और इसके साथ आया था x टू द पावर m प्लस के माइनस सेकेंड पार्ट c के x टू द पावर m प्लस के प्लस 2। ये था ना, कोई प्लस माइनस मिस्टेक तो नहीं किया? Yes, sir. ठीक है। सो यहां पे हमें लोएस्ट पावर ऑफ x चाहिए, तो फॉर गेटिंग लोएस्ट पावर ऑफ x पुट k इक्वल टू 0। बस k के ऊपर समेशन है, तो k का जो लोएस्ट वैल्यू है वो रिप्लेस करेंगे। टू ऑब्टेन लोएस्ट पावर ऑफ x, तो आप बताइए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में अगर k के बदले 0 रिप्लेस करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें अगर आप k के बदले 0 रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा, x का पावर m, k के बदले 0 रिप्लेस करते हैं तो k के बदले अगर आप 0 रिप्लेस करते हैं तो इसमें आएगा x टू द पावर m। जो सेकंड टर्म है इसमें अगर आप k के बदले 0 रिप्लेस करते हैं तो ये आएगा x टू द पावर m प्लस 2। बता सकते हैं इसमें लोएस्ट पावर कौन सा है, x टू द पावर m या x टू द पावर m प्लस 2? X to the power n. m, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये सिंपल है, x टू द पावर m जो है वही लोएस्ट पावर होगा। तो हम क्या करेंगे, लोएस्ट पावर x का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m जो लोएस्ट पावर ऑफ x है इक्वल टू 0, और इसके लिए हमने k के बदले क्या रिप्लेस किया था, 0। तो आप देखिए इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, यही तो कोएफिशिएंट है ना। तो यहाँ पे k के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, 0। तो k के बदले 0 अगर कोएफिशिएंट में रिप्लेस करते हैं, देखिए क्या आएगा, c0 इंटू 2 इंटू m इंटू m माइनस 1 प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का जो लोएस्ट पावर है वो x टू द पावर m है, वो फर्स्ट पार्ट से आएगा।
तो उसका कोएफिशिएंट 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये, इसमें k के बदले 0 रिप्लेस कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो यहां से बताइए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रहा है इन m, 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m, तो माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज द इंडिशियल इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बोला गया था ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो ये जो इक्वेशन आएगा ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। सर सेकंड टर्म में ट्वाइस एम आएगा ना? ट्वाइस m, क्यों? एम के बाहर 2 है ना, वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है ना। ट्वाइस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2, तो माइनस ट्वाइस एम प्लस एम होगा ना? सर सही है। सही है सर। नहीं, इस पार्ट से कुछ नहीं आएगा ना, हाँ हाँ सर समझ इस गया। पार्ट से, ठीक है, यहाँ से 2 है और यहाँ पे तो m ही आएगा ना। 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको दो रूट्स मिलेंगे, बेसिकली m के दो वैल्यूज मिलेंगे जिनके लिए सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या क्या वैल्यू है बताइए, इस फैक्टराइज इट। Minus 1 and 2. 1 and minus half. 1 and minus half. These are the roots of the initial equation. तो m के ये दो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अबाउट x इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 0 क्या था, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। 1 and minus half, these are the roots। तो यहां से हमने पता किया जो m का वैल्यू जब 1 और माइनस हाफ है तो उसके लिए सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूं, ये जो हम फ्रोबेनियस सीरीज मेथड डिस्कस कर रहे हैं, आपको तो ये समझ में आ गया होगा, इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली मतलब पूछे तो नहीं जाते हैं, प्रोबेबिलिटी काफी कम है। ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं जस्ट टू गिव यू आइडिया ये सॉल्व कैसे करते हैं। तो एकदम ब्लैंक नहीं होना चाहिए जब पता ही नहीं है फ्रोबेनियस सीरीज मेथड क्या है। ठीक है, इस पार्ट से कंपीटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन है और आपको पूछा गया इस इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा m के किस वैल्यू के लिए। इस इक्वेशन का फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा m के किस वैल्यू के लिए, तो आंसर होगा 1 and माइनस हाफ। एमसीक्यू क्वेश्चन में ना ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इक्वेशन गिवन है और पूछा गया m के किस वैल्यू के लिए सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। 4 ऑप्शंस है, किसी एक ऑप्शन में ये दिया रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें तो होती हैं, जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है वो सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, वो भी थोड़ा सोचेगा कि कोई नया क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सर ये जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी, हर बार यही इक्वेशन आएगी फ्रोबेनियस मेथड के लिए? ये जो नहीं जो आपने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसपे फर्स्ट इक्वेशन बोला हुआ है, जिसको हर बार वही इक्वेशन आएगी? जैसे अगर आपने बोला ना इसके सॉल्यूशन m की वैल्यू 1 और माइनस हाफ आई है, तो हर बार यही वैल्यूज होंगी सर? मतलब ये इक्वेशन फिक्स है? बिल्कुल नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होगा तो m का वैल्यू भी चेंज होगा। मतलब अगर अगर से ये वाली इक्वेशन आती है तो सिर्फ तब ना? ये वाली इक्वेशन है तभी ये वैल्यू आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर चेंज होता है तो m का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। जस्ट सर जस्ट हमें चेक करने की वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं। बिल्कुल, अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तब ये कैलकुलेट करके आपको m का वैल्यू पता करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होगा तो ये रूट्स भी चेंज होंगे, ये कुछ फिक्स नहीं है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक क्लियर है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। इन m का यूज फिर बाद में करेंगे, जैसे बताया गया इन दोनों के लिए ही रूट एग्जिस्ट करेगा, तो इन दोनों रूट्स का जो यूज है ये हम बाद में करेंगे। अभी फिर से लास्ट स्टेप में, स्टेप 5 में। तो नेक्स्ट स्टेप 4,
ये स्टेप पावर सीरीज मेथड जैसा ही है। पावर सीरीज मेथड में जो स्टेप 3 था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया था ना, m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये जो स्टेप है ये पावर सीरीज मेथड के स्टेप 3 जैसा है। क्या करना है? इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m प्लस k टू 0। पावर सीरीज में हम क्या करते थे? x टू द पावर k के कोएफिशिएंट को 0 के साथ कंपेयर करते थे। यहाँ पे x टू द पावर m प्लस k के कोएफिशिएंट को 0 के साथ कंपेयर करेंगे, x टू द पावर m प्लस k के। अब ये कोएफिशिएंट को 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या पता चलेगा? C1, C2, C3 इन टर्म्स ऑफ C0। जो कंपेयर करेंगे तो आपको C1, C2, C3 इन टर्म्स ऑफ C0 पता चलेगा। आपको लगेगा यहाँ पे तो एक ही कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट तो होने चाहिए था ना। यहाँ पे m के दो वैल्यूज आए थे ना, m के दो वैल्यूज के लिए दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे। तो m का दो वैल्यू क्या क्या था? m का एक वैल्यू था 1, एक वैल्यू था -1/2। हम देखेंगे m इक्वल टू 1 के लिए एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा, m इक्वल टू -1/2 के लिए दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा। और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? उनका लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब आप x टू द पावर m प्लस k के कोएफिशिएंट को 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको C1, C2, C3 इन टर्म्स ऑफ C0 पता चलेगा। तो लेट्स डू इट। हमारे पास क्या था? स्टेप 2 के बाद समेशन ओवर k c k 2 इंटू m प्लस k इंटू m प्लस k -1 प्लस m प्लस k -1 x टू द पावर m प्लस k माइनस समेशन ओवर k c k x टू द पावर m प्लस k प्लस 2। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? x टू द पावर m प्लस k का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 के साथ कंपेयर करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m प्लस k, इसके कोएफिशिएंट को 0 के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोटिस करो जो फर्स्ट टर्म है इसमें तो x टू द पावर m प्लस के दिख रहा है, इसका कोएफिशिएंट ले लेंगे। बट सेकेंड पार्ट में x टू द पावर m प्लस k प्लस 2 है और k का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे k के किस वैल्यू के लिए x टू द पावर m प्लस k आएगा? सेकेंड पार्ट में k के किस वैल्यू के लिए x टू द पावर m प्लस k ये पावर आएगा? k equals to इक्वल टू k माइनस 2 सर। बिल्कुल, k इक्वल टू k माइनस 2। तो फॉर k इज इक्वल टू k माइनस 2 we will obtain x to the power m plus k। तो क्या आ रहा है देखिए, फर्स्ट पार्ट से कोएफिशिएंट है c k, फर्स्ट पार्ट में तो एज इट इज लिख देंगे, इंटू 2 इंटू m प्लस k इंटू m प्लस k -1 प्लस m प्लस k -1। ये फर्स्ट पार्ट से कोएफिशिएंट आएगा और सेकेंड पार्ट से आएगा c k -2। जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में सिर्फ क्या प्रेजेंट है? c k, k के बदले k -2, तो c k -2। ठीक है, इससे आप देखिए क्या रिजल्ट मिल रहा है। इससे आपको सी के और सी के -2 के बीच में रिलेशन मिलेगा। सी के इज इक्वल टू 1 अपॉन
2 इंटू m प्लस k इंटू m प्लस k -1 प्लस m प्लस k -1 इंटू c k -2। यह हमें कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन मिला। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे k का वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, एनीवन? k का वैल्यू स्टार्ट कहां से करेंगे? 2 से 2। 2 से। बस यहाँ पे अगर आप k का वैल्यू 0 और 1 2 रिप्लेस करते हैं तो c -1 c -2 आ जाएगा। ऐसा कोई कोएफिशिएंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहां से आप रिलेशन कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Just 1 second. नाउ ये रिलेशन तो हमें मिल गया, ओके। अगर हम पर्टिकुलर वैल्यूज की बात करें, m के दो वैल्यूज आई थी ना, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू दिस वन। अब इसमें आप चेक करके देखिए, m इक्वल टू 1 जो है, क्या आया था? m इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू -2। अगर हम m इक्वल टू 1 की बात करें तो ये रिलेशन क्या बन रहा है? ck इज इक्वल टू 1 अपॉन m के बदले 1 रिप्लेस कीजिए तो आ जाएगा जस्ट थोड़ा सा 2 मिनट में पॉज कर रहा हूं, ठीक है? 2 मिनट वेट कीजिए।
वेरी सॉरी एवरीवन, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, m इक्वल टू 1 रिप्लेस कर रहे थे। तो m इक्वल टू 1 अगर आप रिप्लेस करते हो, देखिए क्या आएगा। इट इज, बाहर एक 2 फैक्टर भी था, तो मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो m के बदले 1, तो 2 इंटू m के बदले 1, तो m प्लस k, तो 1 प्लस k इंटू 1 प्लस k माइनस 1 प्लस m प्लस k माइनस 1 c k माइनस 2। ठीक है, ये आ जाएगा। जस्ट m के बदले 1 रिप्लेस कर दिया। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए क्या आ रहा है। कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 1 माइनस 1 ये कैंसिल कर जाएगा। कैंसिल करने के बाद रिमेनिंग पार्ट इट इज k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k, तो प्लस 3k, और यहां पर भी 1 माइनस 1 कैंसिल कर रहा है, तो यही आएगा 1 अपॉन दिस c k माइनस 2, दिस इज c k। ये किसके लिए है, m इक्वल टू 1 के लिए है। एवरीवन गेटिंग दिस? प्लीज चेक इट वंस। यस सर। ठीक है, तो मैं भी साथ साथ ही सॉल्व कर रहा हूं, तो कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो m इक्वल टू 1 के लिए सी के और सी के माइनस 2 के बीच में ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया था, k और k का जो वैल्यू है वो कहां से है, 2 से स्टार्ट होगा। 0 1 तो यहाँ पे ले नहीं सकते, दिक्कत होगा। 0 1 लेंगे तो कोएफिशिएंट में माइनस आ जाएगा, c माइनस 1 c माइनस 2। तो k के बदले अगर आप 0 रिप्लेस करते हैं, देखिए क्या आ रहा है, सर नॉट 0, k के बदले 2, राइट। यह आएगा c2 इक्वल टू k स्क्वायर, तो यह आएगा 8 प्लस 6 14, 1 अपॉन 14 c नॉट। k के बदले अगर आप 2 रिप्लेस करते हैं तो यह आएगा c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 14। सिमिलरली k के बदले अगर आप 3 रिप्लेस करते हैं तो यह आएगा c3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्या आ रहा है ये, 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 9 27 c1। ऐसे ही चलता रहेगा। और एक लिख देता हूं, k इक्वल टू 4, इसके लिए आएगा c4 इज इक्वल टू k 4, तो 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44, तो 1 अपॉन 44 c2। इस तरीके से आप ये कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और c2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ये पार्ट तो पावर सीरीज मेथड जैसा ही है। c2 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 14 c नॉट। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 14, तो यह आ जाएगा 616, तो 1 अपॉन 616 सी नॉट। तो जो सॉल्यूशन आएगा देखिए, ये m इक्वल टू 1 के लिए है। तो सॉल्यूशन फॉर m इक्वल टू 1 क्या होगा, प्लीज म्यूट रखिए। समेशन ओवर k c k x टू द पावर m प्लस k। यहाँ पे m के बदले क्या है, 1,
तो सी के एक्स टू द पावर के प्लस 1। और जस्ट आपको समेशन एक्सपैंड करना है और जो कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन पता किया, जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन पता किया वो देखिए क्या है, तो वो रिप्लेस कर दीजिए, यू विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन फॉर m इक्वल टू 1, समेशन को अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो ये बेसिकली आएगा, m तो 1 था ना, तो c नॉट x प्लस c1 x स्क्वायर प्लस c2 x क्यूब c3 x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो जो रिलेशन अभी हमने कैलकुलेट किए सी नॉट और C1 को तो एज इट इज रखते हैं। दिस C2 क्या था? C2 आया था 1/14 C नॉट, तो 1/14 C नॉट एक्स क्यूब। C3 कितना आया था? 1/27 C1. 1/27 C1। ओके, तो 1/27 C1 एक्स क्यूब x4 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, कुछ टर्म C नॉट के टर्म में आए हैं, कुछ C1 के टर्म्स में आए हैं। तो ये क्या होगा? C नॉट इंटू एक्स प्लस 1/14 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। एंड C1 इन टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/27 x to the power 4 and so on। m इक्वल टू 1 के लिए ये सॉल्यूशन है। दिस इज फॉर m इक्वल टू 1। ठीक है, ये सेम कैलकुलेशन आप किसके लिए रिपीट कर सकते हैं? m इक्वल टू -1/2 के लिए। ये सेम कैलकुलेशन आप m इक्वल टू -1/2 के लिए रिपीट करेंगे तो आपको m इक्वल टू -1/2 के लिए सेकेंड सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, ये सेकंड वन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे m इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट किया वैसे ही m इक्वल टू -1/2 के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस स्टेप में कोई डाउट है तो बताइए। इस तरीके से हम फ्रोबेनियस सीरीज मेथड में सॉल्यूशन पता करते हैं, सीरीज सॉल्यूशन। इसमें एक्स्ट्रा स्टेप क्या है? पावर सीरीज मेथड में m का वैल्यू पता करने का कोई जरूरत नहीं है। फ्रोबेनियस सीरीज में m के किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो पता करना एक्स्ट्रा स्टेप है। जैसे यहाँ पे हमने देखा m के दो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए क्या क्या 1 एंड -1/2 के लिए सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सर इसमें x की पावर फ्रैक्शन में आएगी? हाँ, सेकंड वाले में फ्रैक्शन में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। m अगर फ्रैक्शन है तो पावर भी फ्रैक्शन में आ सकता है, and that is allowed. Any other question in this? लेंदी मेथड है, ऑब्वियसली मैं मान सकता हूँ ये लेंदी मेथड है, बट आइडिया तो होना चाहिए जो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हाँ, सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो सर बहुत टाइम लग जाएगा। वो तो लगेगा, मैंने बोला ना एग्जाम में आने का अभी तक तो कभी नहीं पूछा गया है, आने का प्रोबेबिलिटी भी कम है। जस्ट टू गिव एन आइडिया देने के लिए मैंने बताया है। जस्ट आप देखेंगे जो मैं जो प्रॉब्लम शीट शेयर करूंगा ना उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, 1 या 2 मैंने देके रखे हैं जस्ट ट्राई करने के लिए।
हो गए सर। ये मेथड मैंने इसलिए बताया, क्यों, डिफरेंशियल इक्वेशन के सिलेबस में ना एक स्पेशल फंक्शन वाला पार्ट है। स्पेशल फंक्शन में क्या क्या आता है? लेजेंडरी पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल, लैगुआर पॉलिनोमियल एंड बेसल फंक्शन। तो स्पेशल फंक्शंस जो हम बोलते हैं, स्पेशल फंक्शन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। जो स्पेशल फंक्शन बोला जाता है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है, और उन डिफरेंशियल इक्वेशन को आइदर पावर सीरीज मेथड से या फ्रोबेनियस सीरीज मेथड से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो स्पेशल फंक्शंस जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उन डिफरेंशियल इक्वेशन को आइदर पावर सीरीज मेथड से सॉल्व किया जाता है और फ्रोबेनियस सीरीज मेथड से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन तो हम नहीं करेंगे बिकॉज वो स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस हैं, वो किसी भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। बट पावर सीरीज और फ्रोबेनियस सीरीज क्या है वो पता आप लोगों को रहना चाहिए। मतलब एक एमएससी पास आउट स्टूडेंट है तो उसको पावर सीरीज और फ्रोबेनियस सीरीज के बारे में आइडिया तो होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया है। एग्जाम में नॉर्मली पूछा नहीं जाता है। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया है, इसने अभी कमेंट किया, जो फोर्थ स्टेप में मैंने बताया था, इसमें पीछे जा रहा हूं थोड़ा, मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था कि फोर्थ स्टेप में मैंने बताया ये C1, C2, C3 C0 के टर्म्स में आएगा। यहां पे तो दो कॉन्स्टेंट्स आ गए, C1 भी आ गया, C0 भी आ गया। अगर आप चेक करके देखें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए C1 कोएफिशिएंट 0 है। फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन C1 कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू 0। जो मैंने बोला था ना, सॉल्यूशन जो है वो C0 के टर्म्स में आएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए C1 जो कोएफिशिएंट है वो 0 आएगा। अब आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे बता दिया, C1 0 आएगा, अपनी मर्जी से थोड़ी ना होगा। कोई बता सकता है C1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? C1 कैलकुलेट कैसे करेंगे? जीरो तो आएगा, बट कैलकुलेट कैसे करेंगे? मुझे मेथड बताइए। एनीवन? सर आई थिंक m इक्वल्स टू -1/2 पुट करेंगे तब शायद ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। m इक्वल टू -1/, ये आप चेक करके देखिए। अगर आप m इक्वल टू -1/2 भी पुट करते हैं ना, तब भी ऐसे दो पार्ट्स आएंगे, C0 C1। Yes, sir. सर उधर इंडिशियल इक्वेशन में आप C0 नॉट इक्वल टू 0 पकड़ रहे थे और m इक्वल टू 1 पकड़ रहे थे। तो अगर मैं m इक्वल टू 1 लेके इंडिशियल इक्वेशन फिर से सॉल्व करूं तो C1 इक्वल टू मेरा 0 आएगा। इंडिशियल इक्वेशन मतलब इसकी बात कर रहे हैं ना? नहीं, इधर अपने पकड़ा था ना C0 नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल। हाँ, तो मैं इधर अगर मैं C0 को अगर मैं C1 कर दूं, मतलब एक K+1 करके। That's right, that is absolutely correct answer. C1 यहाँ पे 0 है, ये हमें इंडिशियल इक्वेशन वाला स्टेप था ना, उससे पता चलेगा। यहाँ पे आप नोटिस करो, जस्ट 1 सेकेंड। स्टेप 2 के बाद लिख देता हूं फ्रॉम स्टेप 2। इसलिए ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि कुछ फॉर्मूला पता है और आप उसमें रिप्लेस कर दो आंसर आ जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। स्टेप 2 में था समेशन ओवर K 2 तो ऐसे लिखा था पहले CK और ब्रैकेट के अंदर था 2m प्लस K इंटू m प्लस K -1 प्लस m प्लस K -1 x टू द पावर m प्लस K माइनस समेशन ओवर K CK x टू द पावर m प्लस K प्लस 2।
ये था, स्टेप 2 के बाद ये आया था। ठीक है, अब हमने इनिशियल इक्वेशन पता करने के लिए क्या किया था, लोएस्ट पावर को हमने कंसीडर किया था। लोएस्ट पावर पता करने के लिए हमने k के बदले क्या रिप्लेस किया था, k के बदले 0 रिप्लेस किया था। k के बदले हमने 0 रिप्लेस किया, तो k के बदले जब अपने 0 रिप्लेस किया तो यहाँ पे C नॉट आ गया था ना। k के बदले जब अपने 0 रिप्लेस किया, यहाँ पे C नॉट आ गया था। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, C1 चाहिए। तो अगर हम k के बदले 1 रिप्लेस करें तो ये C1 नहीं बन जाएगा। k के बदले अगर 1 लिखते हैं, हमें C1 चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले k के बदले 1 रिप्लेस कर दिया सपोज। तो k के बदले अगर आपने 1 रिप्लेस किया, पुट k इज इक्वल टू 1। तो k इक्वल टू 1 अगर आप रिप्लेस करें तो देखिए टर्म क्या आएगा, बेसिकली ck, जस्ट 1 सेकेंड, पहले पावर में चेक कर लेते हैं। k के बदले अगर 1 रिप्लेस करेंगे तो इस पार्ट से आएगा x टू द पावर m प्लस 1, और इस पार्ट से आएगा x टू द पावर m प्लस 3। हमें लोएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को 0 के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें लोएस्ट पावर कौन सा है, x टू द पावर m प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m प्लस 1, इसके कोएफिशिएंट को 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर आपने इसके कोएफिशिएंट को 0 के साथ कंपेयर किया तो देखिए क्या आएगा, C1 इंटू 2 इंटू m प्लस 1, k के बदले 1 रिप्लेस कर दीजिए, इंटू m प्लस m प्लस 1 माइनस 1। ये जो कोएफिशिएंट था ना, इसमें k के बदले क्या रिप्लेस कर दिया, 1 रिप्लेस कर दिया, और इसको 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, दिस ये आएगा C1 इंटू, ये कैलकुलेट कीजिए, 2m स्क्वायर प्लस 3m इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए, जो सॉल्यूशन है वो m के किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, m इक्वल टू 1 एंड माइनस 1/2। इन दो वैल्यूज के लिए ये क्वांटिटी 0 आएगा या नॉन जीरो आएगा, इन दो वैल्यूज m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू माइनस 1/2, इन दो वैल्यूज पे ये 0 है या नॉन जीरो है, सर 0। नॉन जीरो, नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो सर, नॉन जीरो है, बिल्कुल तभी C1 0 होगा। तो ये नॉन जीरो है, तो ये प्रोडक्ट जीरो होने के लिए किसको जीरो होना पड़ेगा, C1 को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट जीरो बन सकता है ना। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो है, C1 इंटू दिस इक्वल टू 0। अब m के जिस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, उसके लिए m वाला पार्ट नॉन जीरो है। प्रोडक्ट जीरो होने के लिए इस दूसरे पार्ट को जीरो होना ही पड़ेगा, तो C1 कितना है, 0। यही मैंने बोला था, फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन C1 इज 0। और C1 अगर 0 है, तो मैं पीछे जा रहा हूं थोड़ा सा, C1 अगर 0 है तो सॉल्यूशन में ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, 0। जीरो। C1 0 है तो सारे टर्म 0 बन गए, तो सॉल्यूशन में सिर्फ यही पार्ट एग्जिस्ट करेगा। इसलिए मैंने लिखा था जो सॉल्यूशन है वो इन टर्म्स ऑफ C0 आएगा। ठीक है, C1 इस केस में 0, C1 0 है, हमने इस तरीके से पता। सर ये C1 जो y m इज इक्वल टू माइनस हाफ पे आएगा, इसमें भी 0 रहेगा, नॉन जीरो आएगा ना, चेक करके देखो ये कितना होगा, 2 इंटू 1/4 प्लस 3/2, नॉन जीरो तो आ रहा है, दोनों वैल्यूज पे नॉन जीरो है। बस वैल्यू पुट करना है, m के बदले एक बार 1 पुट करो, m के बदले एक बार माइनस 1/2, दोनों नॉन जीरो आ रहे हैं।
सर ये जो हम दूसरा सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं ना, उसके अंदर सी नोट के साथ जो टर्म्स आती है ना, उसमें 1/x की टर्म्स भी आ रही है। कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं? m इज इक्वल टू -12 के लिए जो अपन कैलकुलेट करते हैं ना सॉल्यूशन, इसके लिए आ जाएगा। हाँ सर। यार X ये का- सब नहीं यार, एक्स तो आएगा ही नहीं, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहा है, एक्स कहां से आ जाएगा? हम कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, एक्स को तो ले ही नहीं रहे हैं। सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में तो आएगा ना, सॉल्यूशन में x⁻⁻1/2 भी आएगा साथ में। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशन जस्ट 1 सेकंड। फॉर m इक्वल टू -1/2, इसमें भी c1 0 हो जाएगा, c1 तो 0 है ही इन जनरल। इसके लिए जो सॉल्यूशन आएगा वो इस फॉर्मेट का आएगा, c0 x⁻⁻1/2 इंटू 1 + x² 2 + x⁴/40 एंड सो ऑन। इसमें भी दो पार्ट्स आएंगे, एक c0 और c1। c1 वाला 0 है, हमने अभी प्रूफ किया। तो ये सॉल्यूशन आएगा m इक्वल टू -1/2 के लिए। सर एक चीज पूछना था। हाँ बताइए। अच्छा सर, उधर आपने जो सेकंड वाला जो मतलब वो जो C1 का जो इक्वेशन आपने सॉल्व किया, उधर आपने दिखाया m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू -1 में वो जो और एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। पर ऐसा अगर होता है, कोई रूट अगर मैच कर जाता है, मतलब उधर कोई रूट अगर मैच कर जाता है, मतलब इधर तब 0 नहीं बोल सकते इसको। अच्छा, तब 0 नहीं बोल सकते, बिकॉज अगर कोई रूट एक मैच कर जाता है तो यही 0 बन जाएगा। हाँ। तो उस केस में इसका 0 होना जरूरी थोड़ी ना है, इट इज नॉट मैंडेटरी। तब सर इसको क्या लेके चलेंगे, 0 या नॉन 0? नहीं, वो तो अलग ही इक्वेशन होगा ना, अलग डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। उसके लिए सॉल्यूशन भी वैसा ही आएगा, उसके लिए हम जनरल कमेंट थोड़ी ना कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो उसमें इक्वेशन अलग होगा, सॉल्यूशन का नेचर अलग होगा, ठीक है ना। तो सर ये जो सेकंड सॉल्यूशन आ रहा है उसके अंदर अगर अपन x 0 पुट करें तो y इंफिनिटी हो जाता है, तो क्या ये सिंगुलर पॉइंट है इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट? सेकंड सॉल्यूशन में अगर x अपन 0 पुट करें तो y इंफिनिटी हो जाता है। बिल्कुल। अब देखिए, कल हमने ऑर्डिनरी पॉइंट और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट डिस्कस किया था। सिंगुलर पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट का मतलब मैंने क्या बताया था? ऑर्डिनरी पॉइंट का मतलब बताया था ऑल सॉल्यूशंस विल बी डिफाइंड। ऑर्डिनरी पॉइंट पे सारे सॉल्यूशन क्या होते हैं? डिफाइंड होता है। और सिंगुलर पॉइंट पे क्या होता है? सिंगुलर पॉइंट पे सम ऑफ द सॉल्यूशन नॉट डिफाइंड भी तो होते हैं। यस सर। तो आप बताइए इसके कितने सॉल्यूशन आए? एक सॉल्यूशन तो ये आया, यस सर। और दूसरा सॉल्यूशन ये आ गया। अब मुझे बताओ, ये सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है? ये डिफाइंड है सर। ये डिफाइंड है, और ये x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड। क्यों? बिकॉज x इक्वल टू 0 क्या था? सिंगुलर पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट? सिंगुलर, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट, इसलिए नॉट डिफाइंड है। एक सॉल्यूशन नॉट डिफाइंड है, हो सकता है। यही पूछना था सर। ठीक, दिस सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड। अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट होता ना तब ये प्रॉब्लम नहीं आता। ये सिंगुलर पॉइंट है इसलिए ये नॉट डिफाइंड है एट x इक्वल टू 0, बिकॉज x इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट है। Clear everyone? Sir, we need this second equation, or it is just like just ignore it? No, total solution is this plus this. total solution अगर हम लिखें, total solution इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब वो देखिए, वो प्रैक्टिकली उस पर डिपेंड करता है सिस्टम कैसा है। अगर सिस्टम ऐसा है जिसमें ये सॉल्यूशन अलाउड नहीं है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। Yes. ठीक है, मैथमेटिकली दोनों को कंसीडर करेंगे। सिस्टम अगर ऐसा है जो सॉल्यूशन ये हम कंसीडर नहीं करेंगे तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे इस सॉल्यूशन। Yes. Thank you, sir. सर वो x इक्वल टू 0 में डिफाइन क्यों नहीं हो रहा है? और एक बार थोड़ा बता दीजिए। 1 upon x. ये 1 अपॉन आ जाएगा ना। ओके। ठीक है, तो आई थिंक
मैं आज यहीं पे स्टॉप करता हूं बिकॉज आई थिंक 23 जुलाई बैच वाले स्टूडेंट्स का आज 1 बजे से टेस्ट है, तो 5-10 मिनट में नया टॉपिक स्टार्ट तो नहीं करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर जो हमने m इज इक्वल टू 1 की वैल्यू लेके जहाँ पे सी के की टर्म निकाली थी वहां पे मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया m इक्वल टू -1/2, तो मेरा आंसर कुछ और ही आ रहा था। मैंने आपको सेंड किया हुआ आंसर। किसमें आपने रिप्लेस किया है m इक्वल टू -1/2? जहाँ हमने ऊपर C2 निकाला था, जब हम m इक्वल टू 1 कर रहे थे तो उस C2 वाली टर्म में ही मैंने m की और k की वैल्यू चेंज करके जो रिजल्ट निकाला वो कुछ और ही आ रहा है। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ ये रिलेशन आया था ना। यस सर, इस इक्वेशन में मैंने m की वैल्यू चेंज कर दी। हाँ, तो m का वैल्यू चेंज करेंगे तो रिलेशन तो चेंज करेगा ही। यस सर। हाँ, तो उसमें C2 ये आएगा ना, मैंने जो लिखा C2 आपका आएगा ये C0/2। बट सर मेरा तो अलग ही आ रहा है। नहीं, ये आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, कैलकुलेशन चेक करो। मेरा भी अलग आ रहा है। चलिए कैलकुलेट ही करते हैं। ठीक है, ये तो नहीं सर सही है आपका। देखो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आप लोगों को ही। सर रॉन्स्कियन कब कराएंगे? रॉन्स्कियन मैं एंड में बता दूंगा। ठीक है, रॉन्स्कियन का प्रॉपर्टी जो है, और आई थिंक इसके 2-3 क्लास बचे हुए हैं। ठीक है, तो मैं एट द एंड में बता दूंगा रॉन्स्कियन वाला पार्ट जो है। इसके बाद स्पेशल फंक्शंस करेंगे। हाँ, स्पेशल फंक्शन बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपका रिलेशन क्या था? सी के इक्वल टू 1/2 इंटू एम का वैल्यू है -1/2, तो m प्लस के -1/2 प्लस के -1, और फिर क्या था m प्लस के, तो -1/2 प्लस के -1 इंटू सी के -2। इसमें अगर आप चेक करके देखें ये क्या आ रहा है, ये टर्म आएगा देखिए 2, ये एलसीएम 2 लेंगे तो बेसिकली आ जाएगा, जस्ट पहले मल्टीप्लाई कीजिए, -1 प्लस 2k इंटू k -3/2, और इस पार्ट को अगर हम देखें तो k -3/2। दिया जाएगा 2k², इस प्रोडक्ट कीजिए, फिर आएगा -3k -k, तो -4k प्लस 3/2, और बाहर क्या था प्लस k -3/2। तो यहाँ पे 3/2 -3/2 कैंसिल कर गया, तो ये आ जाएगा। सर हो गया, वो मैंने प्लस लिया था ना तो ऐड हो गए थे 3/2 एंड 3/2, इसलिए मिस्टेक हुआ। Any other question? Sir, the terms we use in the series, they are linearly dependent or independent? Which terms? To make a series, the terms we use. Linearly independent. All the terms are linearly independent. Right, right. फिर simply what are the terms? पहले बताइए terms क्या क्या है? x, x², x³ यही terms है ना? Yes sir. ठीक है, अब मुझे बताइए x को क्या आप x² के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं? No sir. तो इंडिपेंडेंट ही तो हुआ। So that means if we use linearly independent terms, we can make any function. Right. They will form a basis basically. Yes sir. That's the question. Yes. और कोई डाउट है? टोटल फंक्शन नॉट डिफाइंड ही आ जाएगा फिर ना, इन्फिनिटी प्लस वो जो भी। हाँ बिल्कुल, टोटल, बिकॉज एक पार्ट अगर नॉट डिफाइंड है टोटल भी नॉट डिफाइंड ही होगा। हाँ जी सर, ठीक।
ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।